हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। वहीं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फ्रिक्शन की वजह से आती है। आज के लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ, व्हाट आर दी स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस। उसके बाद में हम एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से। आखिर मतलब क्या है फ्रिक्शन का? देखिए, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करना चाहता है या फिर मूव कर रहा है, उस वाले केस में वहां पे एक अपोजिंग फोर्स अराइज होता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। कैसे समझ सकते हैं हम इसको? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस टेबल और इस टेबल के ऊपर यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नाउ दिस ए ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू टेंड्स टू मूव ऑन द ऑब्जेक्ट बी। जब ये ऑब्जेक्ट बी पे मूव करना चाह रहा है तो यहाँ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अराइज हुआ है जिसे हम लोग कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन किस तरीके से देंगे? वी विल से व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो वहां पे एक अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू द प्ले एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ये हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ही है एक फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके जो भी एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स अराइज होता है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम इसे। वी हैव अ टेबल, इस टेबल के ऊपर यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज बी ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने इसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो अप्लाइड फोर्स लगाने पर यहाँ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अराइज हुआ और ये कैसा कहलाता है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होगा? जो भी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे इस तरीके से लग रहा है। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगर एक ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स है तो फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां एक इक्वल एंड ऑपोजिट कॉन्टैक्ट फोर्स इधर की तरफ भी आएगा। अगर मैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दैट इज नॉन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला फोर्स है इसमें भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा एंड वी विल बी हैविंग वन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। Therefore, फ्रिक्शन को हम एक कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स में जो एक प्रीवियस थ्योरी है पहले के जमाने में जिसको यूज किया जाता था, वो ये कहती है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होता है और वो होता है इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस की वजह से। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसकी सरफेसेस बहुत ज्यादा इरेगुलर है, वो स्मूथ नहीं होती। तो ये जो इरेगुलरिटीज है इनके आपस में एक दूसरे के धंसने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स अराइज हो रहा है, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन फिर ये जो इरेगुलरिटी वाली थ्योरी थी इसके बहुत सारे पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, जैसे कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि यहाँ पे अगर हम इरेगुलरिटी वाली थ्योरी देखें तो वो मतलब कुछ अलग ही बोलती है। तो आज की डेट में जो थ्योरी हम मानते हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, वो थ्योरी कहती है कि जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बहुत सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दे इम्पार्ट अ अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर। तो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स देयर इज अ जनरेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है?
है, इट इज ड्यू टू द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट. सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने के बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टर्मिनोलॉजीज. जैसे एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन. तो अब इन तीनों के बारे में समझते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे समझ सकते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट ए और इस ए ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है. दिस इज ए ऑब्जेक्ट एंड दिस इज बी ऑब्जेक्ट. अब हम क्या कर रहे हैं, इस बी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा के इसको खींचना चाह रहे हैं. जब हम फोर्स लगा के इसको खींचेंगे तो पहले मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, जब थोड़ा फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, वो नहीं खींचने में आया. तो वो क्यों नहीं खींचने में आया? क्योंकि उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है. अब मैंने जो फोर्स लगाया है मैं उसको इंक्रीज करूंगी. इंक्रीज करने पर भी मैं इस बी ऑब्जेक्ट को और ज्यादा आगे नहीं लेकर आ पाई. जब मैं नहीं लेके आ पाई इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स पहले लग रहा था अब वो इंक्रीज हो गया और वो अभी भी इस ऑब्जेक्ट बी को हिलने नहीं दे रहा है. नाउ आई एम अप्लाइंग मोर फोर्स. तो जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करती जा रही हूं वैसे वैसे यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज होते जा रहा है और वो इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने दे रहा. तो जब तक ये बी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, बस ये मूव करना चाहता है, तब तक यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इस बी ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? बी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ये वाला है जो हमने अप्लाई किया है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स. नीचे की तरफ यहाँ पे लग रहा है W एंड ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. और जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे पीछे की तरफ एक फोर्स आ रहा है, दैट इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है लेकिन ये मूव करना चाहता है. ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा वाला फ्रिक्शन है? दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. अब अगर मैं इस बी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर देती हूं तो ये बी ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा. तो जब ये मूव करने से पहले जो हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. और जब ये मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो करने के बाद यहां पे जो फ्रिक्शन काम में आता है, जो कम्स इनटू द एक्शन, दैट इज नॉन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. तो एक ग्राफ की हेल्प से हम इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ ग्राफ जो हमने बनाया है किसके बीच में? अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में. वी आर हैविंग अ ग्राफ between this is applied force and here y axis पे हमने ले रखा है फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहां पे फ्रिक्शन है. स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है हम फोर्स लगाए जा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा. इसका मतलब जितना अप्लाइड फोर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. मींस द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल फोर्स. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो हमें ग्राफ ऐसा मिल गया. अब क्या होगा? एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा यहां पे, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसको बना लेते हैं हम. यहां पे ये कुछ इस तरीके से लगेगा एंड दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो नॉन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. और यहां पे स्ट्रेट लाइन में कौन सा वाला फ्रिक्शन है? द स्टैटिक फ्रिक्शन इज देयर. अब जो ये वाली लाइन आई हमारे पास में, दिस इज फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन. तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट. और लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है? इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. तो आप इसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, आप इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं. तो दिस इज द ग्राफ विच वी गेट.
अब हम एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉस की बात करते हैं, हम काइनेटिक फ्रिक्शन के कुछ लॉस को पढ़ते हैं और उसके बाद में कोफिशिएंट्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी हैव द स्टैटिक फ्रिक्शन, वी हैव स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी बेटर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू द प्ले व्हेनेवर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अदर बॉडी। ओके, बिफोर वन बॉडी, है ना, मतलब अभी मूव करना शुरू नहीं किया, उससे पहले इट टेंड्स टू मूव ऑन द अनदर बॉडी, तब जो फ्रिक्शन काम में आता है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है? जो एक्चुअल में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब जो फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले विच इज नॉन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ देयर कम्स द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज की बात करते हैं। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस। जो भी दो ऑब्जेक्ट है जिनकी सर्फेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है उसका नेचर कैसा है, वेदर दे आर पॉलिश्ड और नॉट, क्या वो स्मूथ है, क्या वो रफ है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, क्या ज्यादा एरिया हमारा कांटेक्ट में है, कम एरिया है, इट डज नॉट मैटर, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा, इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है ये हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब इसको थोड़ा सा एक बार मैथमेटिकली भी हम यहां पे समझ लेते हैं। मैथमेटिकली क्या कहेंगे कि वी आर हैविंग द स्टैटिक फ्रिक्शन that is the maximum, it is always proportional to the reaction force। reaction force कौन सा? जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रखा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? वन इज द अप्लाइड फोर्स, another one is the frictional force, this one is the reaction force and this downward force is the weight। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है इसको तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हो। तो अगर यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, अगर हमने इसको स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लिखा है तो वो भी आपका करेक्ट रहेगा। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई अ कांस्टेंट। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज म्यू एस इंटू आर। ये जो म्यू एस है दिस इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या मिल गया? दिस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। और अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखना चाहूं तो दिस विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय आर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम इसको यहां पे इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में भी आपका एक तो सेम ही रहेगा कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, तो ये एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो भी हमें पता है। एंड इट हैज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये यहां कांटेक्ट लिखने में आ गया है, दिस इज व्हाट? दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। इसको आप कांस्टेंट कर लीजिएगा यहां पे, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, दूसरा कहता है डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पे डिपेंड करने वाले में आपको यहां पे इंक्लूड करना होगा कि अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है या बहुत ज्यादा लो नहीं है तो उस वाले केस में इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। दूसरा, जब आप इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट बोलते हो तब भी आपको एक चीज यहां पे ऐड करनी होगी, एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम, तो उस वाले केस में इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब जब हम लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट की भी बात कर लेते हैं। इसको किस तरीके से लिखेंगे? वी हैव द काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन। इसको यहां पे बना लेते हैं फिर से। दिस इज द ऑब्जेक्ट, इस पे यहां पे फोर्स लग रहा है एक, ये दूसरा फोर्स लग रहा है,
ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है, दिस इज द W फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास में। अब जब इसको लिखेंगे तो दिस विल बी रिटन लाइक एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू के इंटू आर। यहाँ जो म्यू के है दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ के डिवाइड बाय आर। सो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये हमने काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा। नाउ देयर कम्स द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से हमारा क्या मतलब है, फिर से एक बार इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पर आएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। फॉर एग्जाम्पल अगेन वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। आपका इधर की तरफ हमने एक अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट में देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स हमें मिल रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी हैव द वेट। ये फोर्सेस हैं जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। अब देखो आप, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का यहाँ पे क्या देखना चाहूं, इफ आई वांट टू सी द रिजल्टेंट, तो मुझे रिजल्टेंट फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये वाला रिजल्टेंट मिलेगा। ये जो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ में एंगल बनाता है, दिस एंगल इज नॉन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। तो आप इसको इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो भी हमारा रिजल्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, वो रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ में एंगल बनाता है, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैथमेटिकली इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करके लेट्स गिव इट नेम ABC। ये एक हमारे पास ट्राइंगल आ गया ABC, जिसमें AB परपेंडिकुलर है और BC यहाँ पे बेस है इसका। अगर मुझे थीटा एंगल फाइंड आउट करना है तो आई कैन सिंपली फाइंड इट आउट बाय tan थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, देखो परपेंडिकुलर ये तुम्हारी लाइन यहाँ पे जा रही है, ये किसके बराबर, फ्रिक्शन के बराबर। तो तुम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्या लिख लोगे, फ्रिक्शन डिवाइड बाय बेस। बेस किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। और ये जो फ्रिक्शन है ये कौन सा वाला है, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमें tan थीटा मिल गया FL अपॉन R, और ये किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। तो यहां से हमें जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिला दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वैल्यू आपको यहां पे मिल गई। अगर इसको बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन की फॉर्म में देखना चाहें तो क्या कह सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। बस उसको हमने डायग्राम की हेल्प से समझा और ये इसकी डेफिनेशन। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वही tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस जो हमने मैथमेटिकली निकाला वही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लिखने वाले को इस तरह से अच्छे से लिख दोगे और बाकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कुछ इस तरीके से कर दोगे। आगे चलते हैं। देन वी हैव द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को समझने के लिए हमें इंक्लाइंड प्लेन को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस प्लेन। अब अगर इस प्लेन के ऊपर मैं यहाँ पे इस पेन को रख देती हूं तो ये जो पेन है वो अभी इसके ऊपर रखा हुआ है, ये गिर नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इस मोबाइल को हल्का सा ऐसे इंक्लाइंड करती हूं, ऐसे ऊपर लेके आ रही हूं, मैं इसको इंक्लाइंड कर रही हूं। जब मैं इसको इंक्लाइंड करूंगी तो देखो ये वाला एंगल है जब ये पेन नीचे गिरने लग गया। तो जिस एंगल पे ये पेन नीचे गिरने लग गया दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज। मैथमेटिकली एक बार आपको समझाती हूं, उसके बाद में हम लोग इसकी जो भी थ्योरेटिकल यहां पे डेफिनेशंस है उनको पढ़ेंगे। एंगल ऑफ रिपोज के लिए अभी अभी मैंने तुमसे क्या कहा कि मेरे पास में क्या प्रेजेंट है, एक हॉरिजॉन्टल है और इस हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एक इंक्लाइंड प्लेन है।
इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहां पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज mg फोर्स। यहां इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल। अगर ये एंगल थीटा है तो mg का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और इधर की तरफ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। ठीक है, ये हम लोगों को मिला। अब जो ये हमने ऑब्जेक्ट ए यहां पे रख रखा है, ये ऑब्जेक्ट ए किसी एक एंगल पे क्या होगा, जैसे ही वो एंगल आएगा ये नीचे गिरने लग जाएगा। तो जिस एंगल पे ये नीचे गिरने लग जाएगा उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो किधर लग रहा है, जिस साइड में इस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसके ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ऑपोजिट साइड में हमें यहां पे ये फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है। एक बार इनके कंपोनेंट्स को बैलेंस करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल सकती है। देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये रिएक्शन फोर्स है, तो इनको सबको एक बार बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने में सबसे पहले आप देखो रिएक्शन फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे यहाँ पे बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, mg sin थीटा डिवाइड बाय mg cos थीटा, दिस इज इक्वल टू F अपॉन R। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा, द लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, क्योंकि वो जस्ट जिस टाइम पे वो नीचे अभी तक मूव नहीं कर रहा, जिस टाइम पे वो एग्जैक्टली मूव करने वाला होगा, मतलब वही लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वहां पे अब यहां देखो mg से mg कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस FL अपॉन R। FL अपॉन R किसके बराबर होता है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू s के बराबर। तो हमें जो एंगल ऑफ रिपोज मिला वो भी किसके बराबर मिला, वी ऑल्सो गॉट इट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दिस वाज अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या है हमारे पास में, it is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begins to slide down। मतलब जिस टाइम पे वो बिल्कुल ऐसे नीचे आने वाली होती है उतना जो एंगल है that is known as angle of repose। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज, जो भी हमने म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा लिखा उसी को लिख रखा है। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। हमें म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा मिला था, यहां पे भी हमें म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा मिला है। तो दिस वाज अबाउट द टुडेज लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, कुछ वर्क डन इंक्लाइंड प्लेन में किस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है, तो इन सब की बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।